जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसा कि हम यूथ का सॉल्यूशन रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो उसका सीरीज लेके चल रहे हैं हम सभी। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हीट से संबंधित क्वेश्चन को आज खत्म करेंगे और कल से दोस्तों वेव का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स क्या है दोस्तों? देखिए ये क्या होता है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक्स क्या है दोस्तों? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो मतलब क्या होता है दोस्तों? ये थर्मो मतलब हो दोस्तों, थर्मो मतलब होता है दोस्तों हीट, और डायनेमिक्स मतलब होता है दोस्तों मूवमेंट या वर्क। डायनेमिक्स मतलब क्या था दोस्तों? मूवमेंट या वर्क। मतलब हीट के द्वारा जितने भी कार्य होंगे, हीट के द्वारा जो भी कार्य होंगे उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो मतलब क्या हो गया? हीट, और डायनेमिक्स मतलब हो गया दोस्तों मूवमेंट या तो गति। मूवमेंट या तो गति, तो उसको क्या बोलेंगे हम? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो से होता है क्या? हीट। तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है? जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जूल का तापमान नियम क्या कहता है? जूल का तापमान नियम कहता है दोस्तों कि हीट जब भी हमारा ट्रांसफर होगा वो हायर टू लोअर होगा, हायर टू लोअर होगा। जैसे कि कोई वस्तु है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट हमारा जो दोस्तों, जब इन दोनों को संपर्क में या कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तो हीट हमारा इससे इसमें ट्रांसफर होगा। और दोस्तों ये हीट तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों में हीट बराबर ना हो जाए। तो दोनों में हीट हमारा कब बराबर होगा? यानी कि दोनों 30 है तो यानी कि 15-15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 15-15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हीट हमारा दोनों में जब बराबर हो जाएगा तो हीट हमारा क्या होगा? ट्रांसफर करना बंद कर देगा या रुक जाएगा। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक केटली दोस्तों, ये हीट से इलेक्ट्रिक केटली क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक केटली मतलब इलेक्ट्रिक से जो चाय गर्म करने के लिए जो किया जाता है दोस्तों, केटली मतलब क्या? बर्तन होता है जो चाय गर्म करने के लिए रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक केटली तो बिल्कुल हीट हीट से संबंधित है ये। विद्युत प्लग एवं स्विच दोस्तों, इसमें हीट का कहीं जिक्र ही नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें भी देखिए दोस्तों हीट से संबंधित है। इलेक्ट्रिक में लगा हीट्स का इस्तेमाल होगा इसमें भी। इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? हमारा हीट का इस्तेमाल करते हैं हम। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज दोस्तों, फ्यूज जो होता है जब गर्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है? कट हो जाता है, या शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी ऐसा होता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। बाकी देखिए ये भी हमारा इलेक्ट्रिक हीट से संबंधित रखता है, ये भी हीट के संबंधित या जूल के नियम के तापमान के संबंधित से नहीं रखता है। तो जूल का तापमान नियम क्या कहते हैं दोस्तों? H=I² क्या होता है? H=I²RT। तो आई हमारा क्या है? करंट से संबंधित रखता है। तो देखिए दोस्तों, अरे हीट हम ये रेजिस्टेंस है हमारा, तो ये हीट हमारा कब होगा? करंट पर डिपेंड करेगा और ये रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो इलेक्ट्रिक केतली अगर हमारा जलेगा तो उसमें करंट पास होगा, तो वो हीट से संबंधित है ये। लेकिन विद्युत प्लग या एवं स्विच बोले दोस्तों, तो स्विच या विद्युत प्लग, प्लग में करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी करंट फ्लो होता है तो इसमें भी हीट जनरेट होता है। विद्युत परिपथ में भी प्रयुक्त फ्यूज, उसमें भी हीट जनरेट होता है। तो ये इन तीनों में हीट जनरेट होता है दोस्तों। लेकिन बी नंबर पे हमारा हीट जनरेट नहीं होता है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या जानते हैं दोस्तों? थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा होता है वो हीट से संबंधित रखता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या दिया गया है? थर्मल ऊर्जा का मापन। तो ऊर्जा का मापन जो हमारा होगा एक इंस्ट्रूमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? वो मापन की बात करें तो थर्मल ऊर्जा का मापन एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जाएगा। तो अणुओं की गति, अणुओं की गति, तो जो अणु का गति होगा दोस्तों, ये क्या होता है? अणु का गति वही, जैसे कि एक एक क्या लेते हैं दोस्तों, एक हम कोई बर्तन लेते हैं जिसमें गैस को रखते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गैस को रखते हैं। तो गैस को जब हीट करेंगे, गैस पहले दोस्तों रेस्ट में था, लेकिन जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इसके अणुओं का क्या होगा? मूवमेंट चालू हो जाएगा।
गति चालू हो जाएगा, इसके अंदर जो अणु होगा गैस का वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो हीट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण। बिल्कुल दोस्तों, विद्युत तरंगी चुम्बकों के माध्यम से कैसे, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक आयरन पिछले क्वेश्चन में देखा क्या कि इलेक्ट्रिक आयरन में हीट हमारा ट्रांसफर हो रहा था, तो वो विद्युत चुम्बकीय के कारण ट्रांसफर होता है। और थर्मोडायनेमिक गुण दोस्तों, थर्मोडायनेमिक गुण का मतलब क्या जानते हैं कि ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। ये हीट ट्रांसफर कब होगा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर मतलब हीट ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये थर्मोडायनेमिक गुण के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हीट से संबंधित है। हीट से संबंधित ये भी है, लेकिन ये सिर्फ एक यहाँ थर्मल ऊर्जा का मापन है दोस्तों, मापन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे हीट का काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा गर्मी से सीधा संबंध नहीं रखता है, क्योंकि वो एक अंतर के रूप में होगा, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, दो बॉडी के बीच तापांतर ना हो। देखिए दोस्तों, हीट हमारा स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह, प्रवाह मतलब क्या जानते हैं दोस्तों, प्रवाह मतलब मूवमेंट होता है। प्रवाह मतलब क्या होता है, मूवमेंट या गति। प्रवाह मतलब गति। तो हीट हमारा ट्रांसफर कब होता है, हम क्या जानते हैं, हीट हमारा ट्रांसफर कब होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा। अगर कोई वस्तु में हीट है ही नहीं, हीट क्या है, हीट उसमें है ही नहीं, या टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, मतलब अगर इसमें 10 डिग्री सेल्सियस है और इसमें भी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इसमें हीट ट्रांसफर होगा, बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, बिल्कुल। तो इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, क्योंकि नगण्य होने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर दोनों का सेम हो, दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। अगर इसमें 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसमें हीट हमारा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता या प्रवाह हो ही नहीं सकता है। दो बॉडी के बीच तापांतर ना हो, अगर दो बॉडी के बीच तापांतर ना होगा दोस्तों, तो हीट ट्रांसफर भी ही नहीं होगा। जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस, तो हीट हमारा ट्रांसफर कब होता है, जैसे कि ये अगर हम मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 70 डिग्री सेल्सियस है, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, तो हीट हमारा पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है इसमें, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट हमारा ट्रांसफर होता है। तो ये भी हमारा तात्पर्य नहीं रखता है स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, ये शायद हो सकता है दोस्तों। बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े, बिल्कुल गलत दोस्तों। समान तापमान से बढ़ने का क्या मतलब है कि इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और दो बॉडी है तो दोनों का टेम्परेचर समान तापमान से बढ़ रहा है, तो ये संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह की दर जो स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, मतलब हीट जो ट्रांसफर होता है दोस्तों, तो ये निश्चित नहीं है कि जैसे कि समय पर आधारित नहीं का क्या मतलब है कि अगर ये हीट ट्रांसफर है तो ये फिक्स नहीं है कि अगर इसमें मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है और इसमें 70 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें टाइम फिक्स नहीं कि ये 1 घंटा में ही पूरा हीट ट्रांसफर हो जाएगा या 15 मिनट में हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये टाइम इसका क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब ये आधारित क्या बोल गया, समय पर आधारित नहीं हो। तो ये समय पर आधारित नहीं होने का, ना होने का कारण क्या है कि ये फिक्स नहीं होता कि हीट जो ट्रांसफर होगा ये निश्चित समय में होगा, वो समय फिक्स नहीं होता है। उसमें प्रवाह की दर स्थिर हो, हाँ दोस्तों, ये स्थिर हो मतलब ये धीरे धीरे अपना ट्रांसफर होगा हीट। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम यह बताता है कि, देखिए दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्या बोला गया, शून्यता नियम। शून्यता नियम मतलब दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोला गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि देखिए दो बॉडी, इसमें से जैसे कि दो बॉडी है, ए बॉडी, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है और एक तीसरी बॉडी सी है। तो दोस्तों इसमें क्या कहता है जीरोथ लॉ, कि जीरोथ लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी ए और बी, यदि ए और बी ये तीनों क्या है, इन तीनों का टेम्परेचर, इसमें क्या, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब जब दो बॉडी जैसे कि ए और दो बॉडी ये आपस में कनेक्टेड है या कांटेक्ट में है, इसका क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है, और ये बॉडी सी
इन दोनों से देखिए दोस्तों, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे एक ए है और ये एक बी है, तो दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये इसको जानता है, सी मान लेते हैं कि ये तीनों ये ए और बी क्या है, अजनबी है। ए और बी क्या है, अजनबी है, अलग अलग है। तो ए का दोस्त सी है और बी का भी दोस्त क्या है, सी है। ए का भी दोस्त क्या है, सी है, और बी का भी दोस्त सी है। तो जब ए का दोस्त सी है तो बी का भी दोस्त सी है, इसका मतलब है कि ये भी आपस में क्या होगा, दोस्ती कहलाएगा। ये आपस में क्या होगा दोस्तों, दोस्ती कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर ए का टेम्परेचर जितना होगा और सी का भी टेम्परेचर उतना ही होगा, क्या होगा, ए और टेम्परेचर का, अगर सी का टेम्परेचर 10, अगर ए का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और सी का भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और मान लेते हैं कि बी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ देर के बाद दोस्तों ये संपर्क में रहने पर ये तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये इसे क्या कहते हैं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो इसका क्या, अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, ये किस ऑप्शन में बोला गया है, दो उष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें दो नहीं, दो की बात किया गया है, या तीसरा के बारे में जिक्र नहीं किया गया। यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। थोड़ा थोड़ा संभव हो सकता है दोस्तों। अब आगे ऑप्शन को देखते हैं, यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में नहीं है, तो इसमें नहीं का बात दे दिया दोस्तों, तो नहीं वाला तो होगा ही नहीं हमारा। जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये सही लग रहा है, होगा। यदि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। ये हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। ये बी में भी बोला गया है दोस्तों, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत संभव लग रहा है दोस्तों, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की तुलना के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के बारे में नहीं बोला गया है। इस दूसरे ऑप्शन के अनुसार इसका मतलब दोस्तों, अगर ये इस संपर्क में है, वो बी संपर्क में, ए और बी अगर है तो सी के संपर्क में, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बता सकता है। लेकिन ये एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा डी हमारा सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। 835 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, निम्न में से कौन सही है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि क्या मान लेते हैं, जल है, क्या है ये, जल है। जल का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस में हीट देंगे पानी में, जब इसमें हम हीट करेंगे या टेम्परेचर भी इसमें देंगे या बढ़ाएंगे या हीट करेंगे, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसको हम क्लियर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए, इसमें क्लियर कर देते हैं थोड़ा दोस्तों क्या क्या होगा। सो एक आइस क्यूब है, क्या दोस्तों, एक हमारा क्या है, आइस क्यूब है या बर्फ है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं दोस्तों -10 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम दोस्तों इसको हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे या गर्म करेंगे, तो ये हमारा पहले ये माइनस में है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमारा बर्फ में ही बदलेगा या आइस में ही बदलेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों, ये बर्फ से हमारा बर्फ में ही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों जो आयतन हमारा होगा, आयतन जो हमारा होगा क्या होगा, इस कंडीशन में आयतन हमारा दोस्तों बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों जब इसी बर्फ बर्फ को, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस या बर्फ दोस्तों, इसको अगर हम हीट देते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद ये क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होगा, आयतन जो होगा दोस्तों घटेगा। आयतन क्या होगा, घटेगा। जो बर्फ से पानी में बदलेगा दोस्तों, बर्फ से क्या होगा, पानी में बदलेगा, तो इसमें जो हीट देंगे तो बर्फ से पानी में बदलने पर इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। लेकिन दोस्तों जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस की से 0 डिग्री सेल्सियस से जब इसको गर्म किया जाएगा दोस्तों, जब इस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से क्या, 0 डिग्री सेल्सियस है इसमें इसका तापमान, और इसको गर्म किया जाएगा, तो इसका टेम्परेचर दोस्तों
अब जितना ऊपर बढ़ेगा इसमें, अब 20 डिग्री सेल्सियस हो दोस्तों, या जितना टेम्परेचर हीट आगे बढ़ेगा उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन उतना ही बढ़ेगा। उसका आयतन क्या होगा दोस्तों, उतना ही बढ़ेगा। ये 20 डिग्री सेल्सियस नहीं, इसको और टेम्परेचर तक हम कह सकते हैं दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा टेम्परेचर तक कह सकते हैं। तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें क्या बोला गया है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दी जाती है तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जिससे कि क्या बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 0 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या देखा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पानी, अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी तक गर्म करेंगे तो ये आयतन पहले हमारा क्या होगा, घटेगा। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पहले आयतन क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब फिर से इसको 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, यहाँ पे 4 हम कह सकते हैं दोस्तों, या 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस को मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है दोस्तों, घटता है। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा बढ़ेगा आयतन। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन हमारा घटेगा, और 4 डिग्री से सेल्सियस से अगर अधिक गर्म करेंगे उसको तो वो आयतन उसका बढ़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बोला गया है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, 0 डिग्री से 4 सेल्सियस से पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को हीट करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा मान लेते हैं कि सॉलिड है, इसके अणु जो होगा ये क्या होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा। सॉलिड जो होता है उसका कॉम्पैक्टनेस या अणुओं का क्लोज ज़्यादा क्लोज होता है अणु इसमें दोस्तों। और अगर जल की बात करें तो जल जो होता है ये सॉलिड से कम क्लोज होता है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर में होता है ये इसके अणु। ये वाटर या लिक्विड हम कह सकते हैं इसको। और ये है गैस दोस्तों, गैस का अणु जो होगा वो ज़्यादा दूर में होगा, ज़्यादा दूर होगा। और गैस जो है दोस्तों इधर उधर अणु इसका फिक्स नहीं रहता, इधर उधर मूव करता है, उसका भी इधर उधर फिक्स रहता है। तो इंट्रोपी जो हमारा होता है दोस्तों, जो अणुओं का डिसऑर्डर पर डिपेंड करता है, अणु का डिसऑर्डर पर डिपेंड करता है कि मतलब ये तीतर, ये देखिए दोस्तों, ये गैस का जो अणु है ये क्या है, ज़्यादा तीतर बीतर है, इधर है तो इधर है उधर है, ये चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है गैस का अणु। तो ये फिक्स ऑर्डर में नहीं है, ये डिसऑर्डर पर है। तो एंट्रोपी हम क्या करते हैं, डिसऑर्डर पे करते हैं। तो जब हम हीट करेंगे दोस्तों, ज़्यादा हीट अगर हम करेंगे, हीट करने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या होता है, इसका अणु ज़्यादा बिखरेगा, उसके बाद जल का अणु बिखरेगा, उसके बाद सबसे कम दोस्तों जो सॉलिड का अणु बिखरता है। तो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर किसका हो जाएगा, गैस का ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी दोस्तों गैस का होता है, उसके बाद वाटर का होता है। तो एंट्रोपी ऑर्डर हमें लिखना चाहे दोस्तों तो सबसे पहले किसका होगा, गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड का। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसका हमारा होगा, गैस का, लिक्विड का, फिर सॉलिड का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी। तो हम ब्रह्मांड की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मांड हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, एक गैस, इसमें सब कुछ है दोस्तों। ब्रह्मांड में क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ है, लेकिन अधिकतम मात्रा में हमारा क्या है, गैस है। ब्रह्मांड में अधिकतम मात्रा में क्या है दोस्तों, हवा या गैस है। तो हवा का या गैस का, तो अगर हीट, जैसे कि ये हमारा अर्थ है दोस्तों, तो यहाँ पे हीट आया सन से, ये क्या सन है, सन से हीट आया, तो ये हीट आया फिर इसमें हीट रह गया, फिर ये क्या हीट हमारा फिर वापस तो जा नहीं पाता है। तो ये हमारा टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, अर्थ का बढ़ रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बढ़ने के बाद कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में गैस में जाके मिल जा रहा है। तो गैस में मिलने के कारण मतलब जो भी गैस का अणु है वो डिसऑर्डर में हो जाता है। तो जो एंट्रोपी का प्रवृत्ति क्या होगा, अधिकतम होगा इसका मतलब, क्योंकि वायुमंडल में ही रह जाता है वो। तो ये हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना उस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, पायरोमीटर है जो दोस्तों, पायरोमीटर, पायरोमीटर का काम क्या है दोस्तों, पायरोमीटर का काम है दोस्तों बिना फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जिस चीज बिना बिना फिजिकल कांटेक्ट दोस्तों, बिना
फिजिकल कांटेक्ट या बिना सटे हुए क्या करते हैं, बिना सटे हुए किसी वस्तु का हम टेम्परेचर माप सकते हैं। और पायरोमीटर दोस्तों ये 3000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस तापमान को भी माप सकता है। ये 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान को भी माप सकता है पायरोमीटर, और ये भी बिना छुए या बिना टच किए उस वस्तु का तापमान को माप सकता है। जैसे कि सूर्य का तापमान अगर मापना है दोस्तों, तो सूर्य का तापमान को पायरोमीटर द्वारा ही मापा जाता है, क्योंकि अगर सूर्य को कोई चीज़ से अगर टच किया जाएगा तो उसको जलाकर भस्म कर देगा, तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पायरोमीटर से बिना टच किए हम माप सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया दोस्तों, विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे पायरोमीटर की बात है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर का हो जाएगा। भरण प्रणाली फील्ड सिस्टम तापमापी। फील्ड सिस्टम तापमानी क्या मतलब दोस्तों, मतलब इसमें फिजिकल कांटेक्ट के साथ, जैसे थर्मामीटर हो गया दोस्तों, थर्मामीटर में हमारा क्या होता है, उसमें मरकरी भरा होता है, तो मरकरी उसको फिजिकल कांटेक्ट मतलब टच मतलब बॉडी के अंदर उसको टच में रखना पड़ता है, तब जाके उसको वो मापता है। पारद वाली गिलास तापमापी, ये भी थर्मामीटर का ही रूप है दोस्तों। ये पारद मतलब क्या होता है, मरकरी होता है, तो ये मरकरी या जो गिलास में डाला था उससे मापा जाता है। उष्मा विद्युत पायरोमीटर, उष्मा विद्युत, तो ये उष्मा विद्युत दोस्तों, अगर किसी का उष्मा विद्युत मापना है, विद्युत में क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को मापना दोस्तों, तो उसको कांटेक्ट करके कांटेक्ट में डालना पड़ेगा। अगर जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारा हीट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, I²RT। ये हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे दोस्तों कि कोई अंतर कितना अधिक हीट हो गया, तो हम कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT, कि कितना हीट हो रहा है, तो उसको मापने के लिए हमारा क्या होगा, कांटेक्ट में रखना पड़ेगा अंश मशीन को। तो ये पायरोमीटर तो है दोस्तों, लेकिन ये कांटेक्ट के थ्रू से, लेकिन यहाँ पे क्या है, अवरक्त विकिरण या रेडिएशन को माप रहा है, यानी कि बिना रेडिएशन को मापना है या विकिरण को मापना है, तो क्या हम उसको टच करके माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं। रेडिएशन को सिर्फ विदाउट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से मापा जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि हीट जो हमारा ट्रांसफर होता है वो कब ट्रांसफर होता है, जैसे कि इस वस्तु का, दो वस्तु या बॉडी है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है दोस्तों। ये बॉडी ए मान लेते हैं, ये बॉडी बी। तो ये हीट हमारा कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का हमारा टेम्परेचर क्या ना हो, बराबर ना हो जाए। तो बराबर कब होगा, तो यानी कि दोनों का टेम्परेचर हमारा, इसका 75 और इसका 75, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों ये कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। तो ये अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया, बराबर होने के बाद क्या ये हीट ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल नहीं ट्रांसफर करेगा। तो हीट हमारा कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा या ताप में अंतर होगा, तभी हीट ट्रांसफर करेगा। और जब बराबर हो जाएगा हीट, तो हीट उसमें ट्रांसफर नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, समान उष्मा ऊर्जा तक नहीं दोस्तों, उष्मा ऊर्जा नहीं, जब तक टेम्परेचर फिक्स ना हो जाए। टेम्परेचर हमारा जब तक, जैसे ये टेम्परेचर है हमारा, ये भी हमारा क्या है टेम्परेचर, तो जब तक टेम्परेचर फिक्स ना हो जाए, समान एंट्रोपी तक बिल्कुल नहीं दोस्तों, समान तापमान तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है समान तापमान तक, तो तापमान जब तक हमारा बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। एक उष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, वह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कुछ 3 2 4 नियम होता है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, पीवी इक्वल टू एम आर टी होता है दोस्तों। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एम आर टी होता है किसी भी गैस के लिए, या अणु, अगर अणु या मोल ले रहे हैं तो दोस्तों, तो उसके लिए हम पीवी इक्वल टू एन आर टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन आर टी भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसी के थ्रू से हम सारा 3 4 लो होते थे। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसमें कितने क्वांटिटी है दोस्तों, एक टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम होता है, ये टेम्परेचर होता है, और ये आर जो होता है हमारा दोस्तों, वो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। एम हमारा क्या हो जाता है, मास हो जाता है या द्रव्यमान हो जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है, आयतन को क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। तो इसमें इस फॉर्मूला में ये टर्म हमारा क्या है, किसी भी वस्तु की बात करेंगे
एक मतलब गैस की बात करेंगे दोस्तों, तो गैस में मास होगा तो एक निश्चित ही मास होगा या फिक्स मास होगा, तो उसको भी क्या मान लेते हैं हम कांस्टेंट, और ये तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो हमारा कुल मिलाकर के क्या बच गया, पीवी बराबर टी। तो पीवी बराबर टी में दोस्तों उसमें क्या बोलोगे, जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आयतन अस्थायी रहता है, मतलब इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, ये हमारा वॉल्यूम है, ये आयतन है, इसको हम कांस्टेंट कर देंगे, और कांस्टेंट कर देंगे तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा या तापमान हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन कब दोस्तों, जब आयतन हमारा निश्चित रहेगा। जैसे कि आयतन निश्चित का क्या मतलब, एक ये क्या है, एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर एक निश्चित गैस दे दिया है। अब इस गैस जो फिक्स मान लेते हैं कि 1 kg गैस दे दिया है, तो इस 1 kg गैस से ज़्यादा हम गैस को नहीं बढ़ा सकते, मतलब इसमें फिक्स कर दिया। अब इसको हम हीट करेंगे या टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे, तो इसका जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा, इसका जो प्रेशर क्या होगा वो भी बढ़ेगा। लेकिन इसका गैस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। गैस का आयतन जो होगा दोस्तों वो फिक्स होगा। आयतन मतलब क्या दोस्तों, 1 kg मतलब आने के लीटर कह सकते हैं, गैस को लीटर में या केजी दोनों में माप सकते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, फिक्स रहेगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, अस्थायी रहता है, वो प्रक्रिया कहलाता है समदाब। यहाँ पे बोलो दोस्तों, क्या बोला गया, समदाब। समदाब मतलब दोस्तों इसमें क्या होगा, दाब मतलब प्रेशर होता है, दाब मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेशर। तो इसी फॉर्मूला दोस्तों पीवी बराबर टी। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। यहाँ समदाब बोला गया है, समदाब बोला गया है, मतलब प्रेशर क्या होगा, फिक्स रहेगा। सम मतलब बराबर, दाब मतलब प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर को क्या करेंगे हम, फिक्स रखेंगे। क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। तो प्रेशर को जब फिक्स रखेंगे तब इसका क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला और क्या बोला गया यहाँ पे, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म मतलब क्या होता है दोस्तों, हीट क्या, हीट क्या होता है दोस्तों, हीट उसमें कांस्टेंट हो जाता है। यस, समताप उसको कह सकते हो दोस्तों, रुद्धोष्म या समताप। समताप मतलब क्या होता है, उसमें टेम्परेचर क्या होगा, इसमें टेम्परेचर अब क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों तब क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि ये V क्या है, इसके साथ गुना में तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, इन्वर्सली हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको क्या, ये क्या बोला गया दोस्तों, सममितीय। सममितीय या दोस्तों, या इसको हम सम आयतनिक कह सकते हैं, सम आयतनिक। सम आयतनिक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो आयतन हमारा जब कांस्टेंट है, तो आयतन कांस्टेंट होगा तो हमारा इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। क्योंकि आयतन को क्या बोला गया, कांस्टेंट रखने के लिए, अस्थायी रखने के लिए बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट आता है दोस्तों तो इसको गे लुसास्क लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको गे लुसास्क लॉ के नाम से जाना जाता है, या तो दोस्तों इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में दोस्तों वॉल्यूम उसमें भी कांस्टेंट होता है। तो इसको हम गे लुसास्क लॉ या कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर लॉ हम क्या, सॉरी दोस्तों, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम कह सकते हैं इसको, या तो गिलुसास्क लॉ या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस प्रोसेस कह सकते हैं, या आइसोकोरिक प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। और ये दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट में था, दाब कांस्टेंट में है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट में रहेगा दोस्तों तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलेंगे इसको हम, या तो फिर इसको चार्ल्स लॉ बोला जाता है दोस्तों। चार्ल्स लॉ, क्या बोला जाता है, चार्ल्स लॉ। इसमें क्या है, प्रेशर हमारा चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और ये इसमें दोस्तों जब टेम्परेचर कांस्टेंट में हो तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। आइसोथर्मल, इसको इसको आइसोथर्मल इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों। आइसोथर्मल, थर्मल या रुद्धोष्म या समताप प्रोसेस दोस्तों, इसको क्या कह सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस या समताप प्रोसेस। तो इसमें टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है दोस्तों तो उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बॉयल्स लॉ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, बी नंबर का। दाब व आयतन का गुणनफल पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को कहते हैं। देखिए दोस्तों,
हमारा इंथैल्पी होता है उसको एच से डिनोट किया जाता है। इंथैल्पी क्या होता है? एच से डिनोट किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करें, अगर इस पर्टिकुलर बॉडी की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक मान लेते हैं गैस रखा हुआ है, गैस है, तो इसमें इस वस्तु का एक आंतरिक एनर्जी होगा, आंतरिक एनर्जी होगा। तो आंतरिक एनर्जी को दोस्तों हम यू कहते हैं, या इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा को दोस्तों हम यू से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जब हम पी वी इक्वल टू क्या था दोस्तों? पी वी इक्वल टू हम क्या जानते हैं? एम आर टी होता है। तो एम आर टी में दोस्तों किसी फिक्स कांस्टेंट वॉल्यूम के मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर में दोस्तों किसी गैस का यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट जब कर दिया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट या फिक्स कर दिया जाए दोस्तों, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो पूरा टर्म जब कांस्टेंट होता है दोस्तों, तो वॉल्यूम और जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, जो गुना होता है, जो गुणनफल होता है, उसको जब हम जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसे इंथैल्पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे इंथैल्पी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इंथैल्पी बोला जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका डेरिवेशन किया जाता है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा। एंट्रोपी के मतलब हम क्या जानते हैं दोस्तों? डिसऑर्डर ऑफ द पार्टिकल, किसी गैस का अणुओं का कितना डिस्टर्ब है, या किसी तत्व का कितना अणु का डिसऑर्डर है, तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रोपी, इंट्रोपी कहते हैं। और किया गया कार्य दोस्तों, वर्क डन हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं। देखिए दोस्तों हम शुरू में क्या देख चुके थे कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो मतलब क्या होता है हमारा दोस्तों? हीट होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा किससे होगा? हीट से जो संबंधित होगा वही हमारा क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स होता है हमारा, जो हीट से संबंधित होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स मतलब क्या दोस्तों? जो लाइट से संबंधित होता है दोस्तों, लाइट, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। एकॉस्टिक्स दोस्तों ये साउंड से संबंधित होता है। एकॉस्टिक साउंड से संबंधित होता है। ये रिलेटिविटी दोस्तों आइंस्टाइन थ्योरी के अनुसार क्या जानते हैं? इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? सी नंबर का होगा। उष्णता के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? देखिए दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक्स का कितने फर्स्ट लॉ कहता है दोस्तों, जीरोथ लॉ में क्या कहता था कि तीन, जब कोई तीन वस्तु दिया गया हो और दो वस्तु का टेम्परेचर अगर समान हो, तो तीसरा का तुलना में ये तीनों का टेम्परेचर एक समान होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है दोस्तों? कि एनर्जी को ना तो, या तो हीट एनर्जी को दोस्तों ना तो नष्ट किया जाता है, ना तो निर्माण किया जाता है। हम क्या जानते हैं दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या जानते हैं? कि एनर्जी को ना नष्ट किया जाता है, ना ही निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है। क्या कहता है दोस्तों? फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। गैस का प्रयोग कर स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों ये रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर ये इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। ये रेक्टिफायर होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। ट्रांसफार्मर तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में करने में काम करता है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज को वोल्टेज में ट्रांसफर करने का काम करता है ये। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या तो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज करने का काम करता है ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी का। विभव नियंत्रण दोस्तों, विभव मतलब क्या था? वोल्टेज नियंत्रण मतलब वोल्टेज कंट्रोलर जो होता है, वोल्टेज कंट्रोलर। ये दोस्तों ये भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हीटिंग उपकरणों की बात किया गया है। ये भी हीटिंग उपकरण भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित रखता है। लेकिन हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया? थर्मो। और थर्मो मतलब हम क्या जानते हैं? थर्मो मतलब हम क्या जानते हैं? हीट।
थर्मो मतलब हम क्या जानते हैं, हीट। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए इंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एस क्या होगा यदि तापमान परिवर्तन दिया गया है dt, जहां Cp ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। देखिए दोस्तों, हम एक फॉर्मूला मेयर्स लॉ के इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर आर, ये मेयर्स लॉ के इक्वेशन के अनुसार होता है दोस्तों। और गामा बराबर होता है Cp अपॉन Cv। Cp क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा अगर प्रेशर है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर P है तो, और V है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें क्या बोल, इसमें दिया गया दोस्तों कि जब हीट चेंज करेंगे या हीट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होने वाला है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, इंथैल्पी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एच बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि जो इंटरनल एनर्जी होता है हमारा, उसमें जब हम उसमें जब हम प्रेशर या वॉल्यूम के प्रोडक्ट को गुना करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंथैल्पी देता है। लेकिन दोस्तों जब हीट में भी चेंज किया जाता है तब हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, और ये क्या हमारा कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। तो ये पीवी बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पीवी बराबर हम क्या जानते हैं, पीवी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम आर टी। तो पीवी के जगह पर ये एम तो हमारा कांस्टेंट मास होगा, एम हमारा क्या होगा कांस्टेंट मास। तो पीवी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर टी। मतलब इसके जगह पर पूरा हम क्या लिख सकते हैं, ये आर टी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, अब एच है यहाँ पे और ये हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी। जब सभी को दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी तो हमारा क्या रिलेशन बनने वाला है, ये आर हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, क्या हमारा रिजल्ट आने वाला है, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ही आएगा हमारा। और डी यू प्लस आर बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, मेयर्स इक्वेशन के अनुसार, मेयर्स इक्वेशन के अनुसार हमारा क्या होता है, सी पी माइनस सी वी, सी वी और इसके साथ हमारा क्या होगा, ये डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो हमारा दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो क्या आएगा, टी एच, या चेंज इन इंथैल्पी जो होगा हमारा वो कांस्टेंट प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में आएगा। तो किस में हमारा उत्तर है, डी नंबर पे है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। हीट बजट या ऊष्मा संतुलन क्या है दोस्तों, ऊष्मा संतुलन का मतलब है कि किसी वस्तु में जितना हीट आ रहा है वो हीट उस सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन, सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। देखिए दोस्तों संतुलन की बात हमारा किसमें बोला गया है, सी नंबर में। तो ऊष्मा संतुलन का क्या मतलब कि जो हीट जितना हमारा अंदर आ रहा है, अवशोषित क्या किया किया जा रहा है, पृथ्वी द्वारा हमारा हीट को अवशोषित किया जा रहा है। तो अवशोषित क्या कर रहा है, जो आपतित है, जो मतलब आ रहा है हीट उसी को अवशोषित कर रहा है, और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाला। देखिए दोस्तों ये अर्थ है। तो हीट तो ये आ रहा है, लेकिन हीट आ रहा है तो क्या सारा का सारा हीट हमारा वापस चला जा रहा है, नहीं जा रहा है। वो तो कुछ फॉर्म में तो धरती ये हीट हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर जितना संतुलन की बात करें तो मतलब अगर जितना हीट आ रहा है उतना पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर अगर वायुमंडल या वातावरण से बाहर चला जाए तो दोनों क्या होगा, आपतित किरण, मतलब आपतित हीट और परावर्तित हीट, या दोनों हीट हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए तो उसी को हम उस संतुलन कह सकते हैं दोस्तों। मतलब आना और जाना दोनों बराबर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें सिर्फ हीट हीट बजट को एक काल्पनिक रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में जितना हीट हमारे पृथ्वी पर आ रहा है वो पूरा का पूरा हीट हमारा रिफ्लेक्ट होके जाता नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर का हो जाएगा।
ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम इंट्रोपी को परिभाषित करता है? देखिए दोस्तों, जो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? जो थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों, वो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा कौन सा लॉ पे आधारित है? तो इंट्रोपी की बात करें दोस्तों, तो इंट्रोपी हमारा ये द्वितीय नियम पे आधारित है। सुनीता का नियम क्या कहता था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि अगर कोई दो बॉडी है, एक दूसरे के संपर्क में, टेम्परेचर इन दोनों का समान है, और जो तीसरी बॉडी है जो इन दोनों के संपर्क में है, तो इस तीसरी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होगा, इन दोनों के समान ही होगा। ये क्या कहता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट नियम क्या कहता है कि ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही लॉस कर सकते हैं, ना मतलब ना तो हम एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट लॉ कहता है। और इंट्रोपी के बारे में बताने वाला हमारा कौन सा है, तृतीय नियम है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा जो टोटल थर्मोडायनेमिक्स लॉ है कितना है, वो चार है, जिसमें से पहला क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा हमारा क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और चौथा क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ को क्या देखा दोस्तों, उनकी तीनों बॉडी का टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ को क्या देखा हमने, फर्स्ट लॉ में एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, हमने ये फर्स्ट लॉ में देखा। अब दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, इंट्रोपी हमारा दर्शाता है दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ द पार्टिकल, किसी गैस का। तो हमारा ये टेम्परेचर के डायरेक्शन को दर्शाता है दोस्तों, कि किसी भी मतलब किसी भी गैस में अगर जो इंट्रोपी हमारा कब होगा, जब डिसऑर्डर के कारण होता है। तो ये हमारा क्या है, डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी गैस। तो इसका ये हमारा क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दर्शाता है इंट्रोपी को। और दोस्तों, जो तृतीय नियम है, वो तृतीय नियम क्या करता है, तृतीय नियम भी दोस्तों ये इंट्रोपी से संबंधित ही है। ये क्या है, इंट्रोपी से ही संबंधित है, लेकिन ये कब काम करता है हमारा, परम शून्य ताप पर। क्या करता है, परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का परिभाषित जो करता है, वो हमारा तृतीय नियम थर्मोडायनेमिक्स का कहता है। तो इसका उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी का द्वितीय नियम। तो एंट्रोपी को जो परिभाषित करता है वो द्वितीय नियम है, लेकिन दोस्तों ये तृतीय नियम भी जो है वो एंट्रोपी को ही परिभाषित करता है, लेकिन परम शून्य ताप पर। तो परम शून्य ताप कितना होता है दोस्तों, परम शून्य ताप हमारा जो होता है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है, वो परम शून्य ताप होता है। ये क्या हो जाएगा, जो डी नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।